आइए अब हम देखते हैं कि इंडिया में जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में है। यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा उसका प्रोविज़न आर्टिकल 54 में है और आर्टिकल 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन है। और आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो आइए देखते हैं हम कैसे जो है इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का। तो अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्टली जो है पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा इलेक्ट नहीं होता है। वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से इलेक्ट किया जाता है। इलेक्टेड बाई इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नहीं होता है। अब डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं किया गया? डायरेक्ट इलेक्शन इसलिए जो है अडॉप्ट नहीं किया गया क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिस प्रकार की इंडिया में है या जिस प्रकार का पद इंडिया में प्रेसिडेंट का है उस प्रकार से इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का सही है। दूसरी बात, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है डायरेक्ट इलेक्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मनी और फिजिकल या ह्यूमन पावर जो है इसको कंडक्ट करवाने में लगता है, और ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसीलिए जो है इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का एक और भी बेसिस बताया गया कि ये जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो नॉमिनल हेड होते हैं, कोई रियल पावर जो है उनमें वेस्टेड नहीं होती है। इसलिए जो है एक नॉमिनल पोस्ट के लिए जो है इतना बड़ा डायरेक्ट इलेक्शन करवाना सही नहीं है। दूसरी बात, एक और प्रोविज़न किया गया, कुछ लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कुछ लोगों का कहना था कि जो है सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से जो है इलेक्शन करवा लिया जाए प्रेसिडेंट का, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इसको नहीं माना। इसके पीछे उन्होंने तथ्य दिया कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो पूरे देश को यानी पूरे यूनियन को प्रेजेंट करता है और सारे स्टेट को प्रेजेंट करता है। तो अगर जो है सिर्फ दो हाउसेस से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाए तो किसी भी एक पार्टी ओरिएंटेड इसका इलेक्शन हो सकता है। जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी उसके प्रेसिडेंट होंगे। दूसरी बात कि सभी स्टेट का जो है रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट नहीं कर पाएगा, इसीलिए जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो स्टेट के भी मेंबर्स के द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। अब हम आइए देखते हैं कि कौन कौन जो है इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। यानी प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज बनाया जाता है उसके मेंबर कौन होते हैं। तो मेंबर में अगर देखें तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य की जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी एमएलए निर्वाचित जो इलेक्टेड होते हैं। दूसरा, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली
एंड पुदुचेरी। यानी पांडुचेरी और दिल्ली के जो विधानसभा है उसके भी इलेक्टेड मेंबर इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं। नेक्स्ट अब आते हैं कि कौन नहीं होते हैं। तो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल and elected member of elected and nominated member of लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी स्टेट के जहाँ पे बाईकैमरलिज्म है, द्विसदनी व्यवस्था है, जहाँ पे स्टेट असेंबली के साथ साथ लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसके इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर को भी एक्सक्लूड किया गया है, यानी कि उनको इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं बनाया गया। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के और लेजिस्लेटिव असेंबली के, और पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो भी इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं होते, और लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर जो है प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट हिस्सा नहीं होते। कौन होता है, कौन जो है इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट होते हैं, वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों के विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य, और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पांडुचेरी, पांडुचेरी और दिल्ली के जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा होते हैं। अब जो है इलेक्शन के में आगे देखते हैं कि किस मैनर से जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, यानी अब मैनर ऑफ इलेक्शन देखते हैं जो कि आर्टिकल 55 में है। तो अगर हम मैनर ऑफ इलेक्शन की बात करें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, यानी कि समानुपातिक प्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति द्वारा जो है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और इसके विदिन प्रत्येक एमएलए और एमपी के वोट वैल्यू को जो है काउंट किया जाता है, यानी कि इनडायरेक्टली जो है एमएलए और एमपी जो है वो इंडियन पीपल्स को प्रेजेंट करते हैं इलेक्शन प्रोसेस में प्रेसिडेंट के। तो आइए देखते हैं कि एमएलए के वोट वैल्यू को कैसे काउंट किया जाता है और एमपी के जो है वोट वैल्यू को काउंट कैसे किया जाता है। तो अगर हम एमएलएस के वोट वैल्यू की बात करें तो उसके लिए फार्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए ऑफ स्टेट
लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और उस स्टेट के टोटल पॉपुलेशन को नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से डिवाइड करने के बाद 1/1000 से मल्टीप्लाई करके हम जो है एमएलए के जो है वोट वैल्यू को निकालते हैं। अब एमएलए के वोट वैल्यू को देखने के बाद आइए देखते हैं कि एमपी के वोट वैल्यू यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट वैल्यू को कैसे काउंट। तो एमएलए के वोट वैल्यू को देखने के बाद आइए हम देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स के वोट वैल्यू को कैसे काउंट किया जाता है। तो अगर हम एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक मेंबर के वोट वैल्यू की बात करें तो वो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज वोट ऑफ ऑल स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जो इंडिया के सारे स्टेट के एमएलएज की वोट वैल्यू होती है उसको पार्लियामेंट के सभी इलेक्टेड मेंबर्स नंबर ऑफ मेंबर्स से डिवाइड करने के बाद जो है वो एमपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट वैल्यू आती है, एक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। अब जो है एमएलए और एमपी के वोट वैल्यू को देखने के बाद आइए हम देखते हैं कि कैसे इलेक्शन होता है और कैसे जो है एक कैंडिडेट को जो है विनर घोषित किया जाता है। तो प्रत्येक एमपी एमएलए को एक बैलेट पेपर दिया जाता है। यानी जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट वोटिंग सिस्टम से होता है, जबकि राज्यसभा के मेंबर का जो इलेक्शन होता है वो भी जो है इसी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से होता है, लेकिन वो ओपन बैलेट सिस्टम से होता है। प्रेसिडेंट में आप ध्यान देंगे कि सीक्रेट बैलेट वोटिंग सिस्टम से होता है। तो प्रत्येक एमएलए को या एमपी को एक बैलेट पेपर दिया जाता है और उस बैलेट पेपर में जितने भी कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे होते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए उनका जो है नाम दिया होता है और प्रत्येक एमपी एमएलए को जो है 1, 2, 3 जो भी नंबर ऑफ कंटेस्टर होते हैं उस पे जो है प्रेफरेंस देना होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ये बैलेट पेपर है, इस पे जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट 1, 3 ऐसे दिया हुआ है, तो वो एमपी एमएलए जो वोट करेगा वो क्या करेगा कि सारे मेंबर्स को वो वोट करेगा लेकिन प्रेफरेंस से। मान लीजिए जो है एक एमपी का उदाहरण लेते हैं या एक मेंबर का जो वोट कर रहा है तो वो प्रेफरेंस मान लीजिए फर्स्ट कैंडिडेट को सेकंड प्रेफरेंस देता है कि सेकंड उसका प्रेफरेंस है कि वो सेकंड प्रेसिडेंट के लिए उसको चूज़ कर रहा है। मान लीजिए सेकंड वाले को उसने फर्स्ट दिया कि पहले इसी को चूज़ किया जाए और थर्ड वाले को थर्ड प्रेफरेंस दिया, यानी कि वो प्रेफरेंस देता है। वोट वो सबको देगा, वो प्रेफरेंस देगा, यानी कि यहाँ पे जो है एक यूनिटरी या सिंगल वोट नहीं है, मल्टीपल प्लूरल वोट्स यूज़ करता है वो। इसके बाद वोटिंग होने के बाद काउंटिंग जो है कैसे होती है उसको देखते हैं। काउंटिंग जो है वो इस प्रकार होती है कि पहली बार जो है पहली प्रेफरेंस को काउंट किया जाता है। जितने भी कैंडिडेट होते हैं उनकी पहली प्रेफरेंस को, यानी कि कितने वोटर्स ने इनको पहली प्रेफरेंस दी है उसको काउंट किया जाता है। अगर पहले प्रेफरेंस में इलेक्टोरल कोटा को ये सिक्योर कर लेते हैं, कोई भी कैंडिडेट सिक्योर कर लेता है तो उसको जो है विनर घोषित कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इलेक्टोरल कोटा जो है कितना इनको सिक्योर करना होता है। तो इलेक्टोरल कोटा की बात करें तो टोटल वैलिड वोट
अपॉन 1+1, ये फार्मूला होता है। यानी मान लीजिए कि अगर कोई 100 वोट वैलिड वोट पड़ा तो 51 क्या हो जाएगा, वैलिड कोटा हो जाएगा। तो 100 आउट ऑफ 100 51 वोट जो है एक कैंडिडेट को अगर विन होने के लिए या विनर घोषित होने के लिए 51 जो है वोट जो है उसको कोटा पाना होगा। अब अगर मान लीजिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई जो है कोई भी कैंडिडेट वो इलेक्टोरल कोटा को सिक्योर नहीं कर पाया, तो फिर इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस को देखने से पहले जो पहले प्रेफरेंस में सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस पाया होता है उसके सेकंड प्रेफरेंस को बाकी बचे मेंबर में क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है ट्रांसफ़र की वोट के, जब तक कि कोई मेंबर जो है इस इलेक्टोरल कोटा को जो पर्टिकुलर टोटल वैलिड वोट्स पे डिसाइड होता है इस फार्मूले के द्वारा उसको सिक्योर ना कर ले, तब तक जो है ये वोट का ट्रांसफ़र होता है। हमेशा जो है लिस्ट जिस प्रेफरेंस को वो लोग काउंट करेंगे उस प्रेफरेंस में जो लीस्ट प्रेफरेंस वाला रहेगा उसके नेक्स्ट प्रेफरेंस के वोट को सब में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये रहा इलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। और थोड़ा हम कुछ फैक्ट्स देखेंगे कि इनके बारे में प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या क्वेश्चन का जो पिटीशन होता है या उसको चैलेंज कहाँ पे किया जा सकता है और फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कौन होती है। अब आइए देखते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे डिसीजन कौन देता है या फाइनल डिसीजन किसका होता है। तो अगर हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट पे डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वो सारी इसकी हेयरिंग वो सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। और फाइनल डिसीजन किसका होगा, सुप्रीम कोर्ट का। और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जो है प्रेसिडेंट्स के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को चैलेंज किया जा सकता है। और उसका जो है फाइनल डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का वो फाइनल होता है, उसको भी अगेंस्ट जुडिशियल रिव्यू के लिए जो है चैलेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, मान लीजिए कि अगर कोई पर्सन प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट हो जाता है और बाद में अगर सुप्रीम कोर्ट उसके इलेक्शन को वाइड घोषित कर देती है, यानी उसको नल एंड वाइड घोषित कर देती है या अवैध घोषित कर देती है, तो जो भी नियम उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा अपने प्रेसिडेंट के ऑफिस के ड्यूरिंग जो है बनाए गए होते हैं या घोषित किए गए होते हैं, वो आफ्टर नल एंड वाइड यानी जब वो अवैध उसका इलेक्शन घोषित कर दिया जाता है तब भी वो जो है कंटिन्यू होते हैं। डिसीजन मेड बाय प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ऑफिस कंटिन्यू आफ्टर proclamation of SC, proclamation of election null and void by सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी बाद में किसी प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को नल एंड वाइड अवैध घोषित कर दिया जाता है, तो जो उसके पहले डिसीजन उस प्रेसिडेंट ने अपने ऑफिस के कार्यकाल के दौरान बनाए हैं वो परसिस्टेंट रहता है यानी कंटिन्यू रहता है।